आज हम एक ऐसे सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे जिससे शायद हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरते हैं। एक ब्रेकअप के बाद भावनात्मक रूप से उभरने का सफ़र। हमारे पास द आर्ट ऑफ पोस्ट ब्रेकअप हीलिंग एक हिंदी गाइड से कुछ अंश हैं जो इस मुश्किल समय के लिए एक नक्शे की तरह हैं। इसमें 8 पड़ाव बताए गए हैं। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। तो इस गाइड में जो पहला पड़ाव बताया गया है वो है दर्द को महसूस करना, उसे स्वीकार करना। इसमें लिखा है कि गुस्सा, दुख, अकेलापन ये सब महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है और सलाह दी गई है कि इन भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बाहर आने दो। अगर रोने का मन है तो रोना चाहिए। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर असल में ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। हम अक्सर दर्द को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि इसे नज़रअंदाज करना या दबा देना ही सही है। लेकिन जो बात अक्सर लोग नहीं समझते वो ये है कि भावनाएं, मतलब इमोशंस, वो ऊर्जा की तरह होती हैं। ऊर्जा? हाँ, एनर्जी। वो गायब नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। जब आप दुख या गुस्से को दबाते हैं तो ये वैसा ही है जैसे आप एक बीच बॉल को पानी के नीचे दबाकर रखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, वो तो वापस ऊपर ही आई जाएगी। बिल्कुल। और आप जितनी ताकत लगाएंगे वो उतनी ही तेजी से और अप्रत्याशित रूप से सतह पर वापस आएगी, शायद चिड़चिड़ाहट के रूप में या बेवजह की थकान के रूप में। इसलिए स्रोत का ये कहना कि दर्द को महसूस करो, असल में उस ऊर्जा को एक हेल्दी तरीके से बाहर निकालने का रास्ता देना है, ताकि वो अंदर जमा होकर जहर न बने। ठीक है। तो जब कोई उस दर्द को महसूस कर रहा होता है तो एक चीज है जो उसे बहुत मुश्किल बना सकती है, वो है उस घाव को बार बार कुरेदना। हाँ। और यहीं पर स्रोत का अगला पड़ाव आता है जो शायद सबसे मुश्किल है, नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब अपने एक्स पार्टनर से संपर्क तोड़ना। पर क्या ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है? मान लीजिए आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तब क्या? हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा इतनी साफ सुथरी नहीं होती। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है, जैसा गाइड में कहा गया, कि कम से कम 21 से 30 दिन कोई कांटेक्ट ना हो, ना कॉल, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया भी नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड या एक भावनात्मक लत को तोड़ने जैसा है। हर बार जब आप संपर्क करते हैं तो दिमाग में वही पुराने रास्ते फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो एक एडिक्शन साइकिल चलती रहती है। अच्छा। तो ये नो कांटेक्ट रूल उस साइकिल को जबरन तोड़ने जैसा है। लेकिन जैसा आपने पूछा, अगर संपर्क जरूरी हो तो स्रोत लिमिटेड कांटेक्ट की सलाह देता है। लिमिटेड कांटेक्ट मतलब बातचीत सिर्फ और सिर्फ जरूरत तक। काम की बात की और खत्म, बिना किसी भावना के, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। हाँ, मकसद वही है, भावनात्मक जुड़ाव को धीरे धीरे खत्म करना, ताकि दिमाग को नए स्वस्थ रास्ते बनाने का मौका मिल सके। ये एडिक्शन साइकिल वाली बात, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये दिमाग की केमिस्ट्री का भी खेल है। और केमिस्ट्री की बात चली है तो गाइड का अगला कदम शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि दिल टूटा है और इलाज शरीर का करने को कहा जा रहा है। इसमें एक्सरसाइज, अच्छी नींद और पौष्टिक खाने पर बहुत जोर दिया गया है। इसकी एक लाइन बहुत अच्छी है, बॉडी ठीक होगा तो माइंड जल्दी ठीक होगा। क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन वो बहुत बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल। हाँ, और यही कॉर्टिसोल है जो आपकी नींद उड़ाता है, भूख खत्म करता है और सोचने समझने की वो जो क्लैरिटी होती है उसे धुंधला कर देता है। अब यहीं पर एक्सरसाइज और अच्छी नींद का विज्ञान काम आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है। अच्छा, वो हैप्पी हार्मोन्स। एग्जैक्टली, वो प्राकृतिक पेन किलर और मूड बूस्टर हैं और ये सीधे तौर पर कॉर्टिसोल के असर को कम करते हैं। तो ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, आप असल में अपने शरीर और दिमाग की केमिस्ट्री को रीसेट कर रहे हैं, ताकि आपका दिमाग इस भावनात्मक तूफान से लड़ने के लिए मजबूत हो सके। सही बात है। आप एक कमजोर नींव पर मजबूत इमारत नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये शरीर वही नींव है। ये एक बार जब कोई शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा स्थिर हो जाता है, मुझे लगता है कि फिर पीछे मुड़कर देखने का मुश्किल काम शुरू होता है। स्रोत हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, गलतियों और सीख को समझना। ये कुछ सवाल उठाने के लिए कहता है, जैसे रिश्ते में क्या गलत हुआ, भविष्य में मुझे एक साथी में क्या चाहिए। लेकिन
इसमें यह खतरा नहीं है कि कोई आत्मविश्लेषण करते करते खुद को ही दोषी मानने लगे, मतलब सेल्फ ब्लेम में चला जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है। और स्रोत इस बारे में सावधान भी करता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है, न तो खुद को, न ही अपने एक्स पार्टनर को। इसका मकसद है पैटर्न को पहचानना। पैटर्न जैसे अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझने जैसा है। जब आप इन पैटर्न्स को समझ जाते हैं, तब आप भविष्य के लिए एक सचेत चुनाव कर सकते हैं। ये अतीत का बोझ ढोने के बजाय उससे सीखकर एक समझदार इंसान बनने की प्रक्रिया है। इस तरह का आत्मविश्लेषण अकेले में करना काफी भारी पड़ सकता है। शायद इसीलिए गाइड का अगला कदम लोगों से जुड़ने की बात करता है। सामाजिक सहारा लेना, इसमें दोस्तों और परिवार से बात करने पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। और अकेलेपन का जो सबसे बड़ा खतरा है, उसका एक मनोवैज्ञानिक नाम है रूमिनेशन। रूमिनेशन? हाँ, रूमिनेशन। इसका मतलब है एक ही नकारात्मक विचार या घटना को बार बार अपने दिमाग में दोहराना। ठीक वैसी जैसे गाय जुगाली करती है। ये आपको कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ दुख और चिंता को बढ़ाता है। और सामाजिक सहारा इसे कैसे तोड़ता है? जब आप किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक, आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का एक सुरक्षित रास्ता मिलता है, और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, आपको एक बाहरी दृष्टिकोण मिलता है। हो सकता है आपका दोस्त कहे, हाँ ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम इस रिश्ते में कितने नाखुश थे? ये बाहरी नजरिया आपको अपनी बनाई हुई विचार श्रृंखला से बाहर निकलने में मदद करता है। और ये एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। सही कहा, यही सबसे बड़ी ताकत है। ये बाहरी दृष्टिकोण वाकई बहुत कीमती हो सकता है। और जब कोई थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है, तो अक्सर सलाह दी जाती है कि खुद को व्यस्त रखो। स्रोत भी यही कहता है, नई चीज़ों में मन लगाना, कोई नया शौक या अपने काम पर ध्यान देना। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी है, बिजी रहें लेकिन भागिए मत। इन दोनों के बीच की वो जो महीन रेखा है, वो क्या है? ये इस गाइड का शायद सबसे जरूरी अंतर है। देखिए, भावनाओं से भागने का मतलब है कि आप दिन में 16 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, हर रात पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक पल के लिए भी कुछ महसूस ना करना पड़े। ये एक अस्थायी भटकाव है। जैसे ही आप रुकेंगे, वो सारी भावनाएं दुगनी ताकत से वापस आएंगी। दूसरी ओर, सकारात्मक व्यस्तता का मतलब है अपनी ऊर्जा को खुद को फिर से खोजने में लगाना। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है कि एक महिला ने ब्रेकअप के बाद पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर ली। उसका मकसद अपने पूर्व साथी को भुलाना नहीं था, बल्कि अपने उस क्रिएटिव हिस्से को फिर से खोजना था जो रिश्ते में कहीं खो गया था। ये दर्द को भूलने के बजाय खुद को फिर से पाने की कोशिश है। खुद को फिर से पाना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन ये सब सुनने में जितना व्यवस्थित लगता है, असल जिंदगी में उतना होता नहीं है ना। कोई भी इन कदमों को एक एक करके आसानी से पार नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए स्रोत हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की याद दिलाता है। अगला कदम है खुद को समय देना। इसमें साफ लिखा है, हीलिंग एक प्रोसेस है, मैजिक नहीं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिमाइंडर है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए। हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि हम 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम और निराश हो जाते हैं। सही बात है। हीलिंग की प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं चलती। ये लहरों की तरह होती है। कुछ दिन अच्छे होंगे जब आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ चुके हैं, और फिर अचानक कोई गाना या कोई जगह आपको वापस वहीं ले जाएगी। हाँ, और आप फिर से दुखी महसूस करेंगे। ये बिल्कुल सामान्य है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। धैर्य रखना और खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे सुधारों को पहचानना। जैसे आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको यकीन दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही मंजिल अभी दूर लगे। और जब कोई उतार चढ़ाव भरे रास्ते पर चलता रहता है, तो शायद वो उस मंजिल पर पहुंचता है जहां इस पूरे सफर का असली मकसद छिपा है। गाइड का आखिरी और शायद सबसे सशक्त कदम है अपने आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ को समझना। स्रोत कहता है कि ब्रेकअप ये साबित नहीं करता कि आप में कोई कमी है या प्यार के लायक नहीं है। ये एक बहुत ही आम भावना है, और ये सबसे खतरनाक भावना भी है। ये कदम आत्मविश्वास को फिर से बनाने के लिए बुनियादी है। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग आत्मसंदेह में चले जाते हैं। वो सोचते हैं, मुझ में क्या कमी थी, या शायद मैं काफी अच्छा नहीं था। ये याद रखना कि किसी एक रिश्ते का खत्म होना आपके व्यक्तिगत मूल्य को परिभाषित नहीं करता। ये बहुत जरूरी है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई आपसे प्यार करता है या नहीं।
ये कदम खुद को अपनी ताकतों और अपनी कमजोरियों के साथ पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है। स्रोत की एक लाइन है, अपने आप को प्राउडली स्वीकार करें। हाँ, जब आप अपने मूल्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते, तभी आप सही मायने में हील हो सकते हैं और भविष्य में एक ज्यादा स्वस्थ और बराबर का रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस पूरे नक्शे को देखने पर एक साफ तस्वीर उभरती है। ब्रेकअप से उभरना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है जहां बस समय बीतने का इंतजार करते हैं। ये एक सक्रिय, एक सचेत यात्रा है जिसमें दर्द को स्वीकार करने से लेकर अपने शरीर और मन को फिर से मजबूत बनाने, अनुभव से सीखने और अंत में खुद के मूल्य को फिर से खोजने तक कई पड़ाव शामिल हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, यह मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। बिल्कुल। तो इन सभी बातों के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। वो ये है कि एक रिश्ते से मिली सीख और भविष्य के लिए एक नई सकारात्मक शुरुआत करने की उम्मीद, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? किसी को कब ये समझना चाहिए कि अतीत का विश्लेषण काफी हो चुका है और अब उसे भविष्य पर हावी होने से रोकना है? ये शायद इस सफर का अगला अध्याय है।